उपस्थित तमाम प्रबुद्ध नागरिक साथियों, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता साथी, उपस्थित बहनों और भाइयों, काफ़ी सीमित समय है और इतना ही जायज़ हो सकता था। बुनियादी ही बात कुछ कही जा सकती है। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र हमारे साथियों के बीच में जो पढ़ना चाहे वो ले सकता। 15 रुपये इसकी कीमत है। दो हिस्से हैं इसके। एक है जो फौरी तौर पे जो अपने सामने जो परिस्थितियां उनको लेकर के, और फिर है जो समग्रता में देश में किस तरह का विकल्प चाहिए तमाम सेक्टर्स के अलग अलग एरियाज़ के बारे में। बहुत ही संक्षिप्त सी टिप्पणियाँ करूँगा मैं। जो बाकी आपके सवाल उनका स्वागत है। हमारी पार्टी के शुरुआत में घोषणा पत्र में एक बात लिखी है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के 10 साल के शासनकाल के चलते हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य के लिए खतरा पैदा किया है। हुआ नहीं है, किया है। 10 साल के शासनकाल ने यह किया है। और हमारे देश की जो बुनियाद है, 4 स्तंभ जिसको हम मानते हैं, आर्थिक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, संघवाद, राज्यों का संघ है हमारा देश, और सामाजिक न्याय, ये चारों के चारों स्तंभ बाकायदा आरएसएस द्वारा संचालित बीजेपी पार्टी के शासन द्वारा इन स्तंभों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया संचालित की गई है। इनको ढहाया गया है और एक निरंकुश तानाशाही का फांसीवादी शासन, क्योंकि आरएसएस द्वारा संचालित है ये पार्टी, और इनके जो गुरु हैं उनको आपको पता है, किसी से छुपा नहीं है। ये हिटलर और मुसोलिनी के फैन क्लब के लोग रहे, उन्हीं के प्रेरणा लेते रहे हैं। तो आरएसएस शुरू से एक फांसीवादी संगठन है। तो देश में एक बिल्कुल फांसीवादी शासन स्थापित करने का प्रक्रिया अपनाई गई है। कोई भी देश संपर्क में, एक एक करके थोड़ा टिप्पणी करूंगा, आर्थिक रूप से संप्रभु रह ही नहीं सकता अगर वो अपने सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों, अपनी श्रम शक्ति और किसानों की हितों की रक्षा अगर नहीं कर सकता तो वो संप्रभु कैसे हो सकता है। बीजेपी सरकार, क्योंकि ये कॉरपोरेट और कॉमनल फोर्सेस की नेक्सस की सरकार, गठबंधन है, ये सांप्रदायिक और कॉरपोरेट ताकतों का, इन्होंने देश को लुटाया है, हमारे तमाम सार्वजनिक संसाधनों को कॉरपोरेट के पक्ष में, देश के खजाने लुटाए हैं। घोषणा पत्र पे मैं, घोषणा पत्र पढ़ो आप, लिखा हुआ है, घोषणा पत्र में लिखा, यू दे रहे पढ़ ले, इसमें लिखा हुआ है। मैं आ रहा हूं, मैं उस पर, आप मेरे को डिक्टेट नहीं कर सकते, इसी से आएगा। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि वो संवाद करने की संस्कृति को बनाए रखें। संवाद का नियम है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसको बीच में नहीं टोकें। आप उसके बाद बोलिए, आप उसके बाद बोलिए। संवाद यही तरीका सिखाता है। अरे आप बीच में मत बोलिए, आप बाद में बोलिए। बाद में आपने ये बात कहनी है तो भी आप बाद में कहिए, रिक्वेस्ट है हमारी, नहीं तो आयोजन डिस्टर्ब होता है। प्लीज आइए। चलिए, यह भी प्रदर्शन है अपने आप में कि इंटॉलरेंस का जो हम बात करें, और ये प्रदर्शन, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई विकल्प की बात, आज जो डैमेज हो चुका उसके रिपेयरिंग कैसे होगी, पहले तो डैमेज को पहचानोगे तभी तो रिपेयरिंग होगी ना। मैं ये कह रहा हूं, ठोस सबूत हैं, आंकड़े हैं, दुनिया भर की रिपोर्ट है। आज दुनिया का सबसे ज्यादा असमानता का समाज बना है हिंदुस्तान। ये मेरी नहीं कहनी, ये इस रिपोर्ट में लिखा है।
यहां इस देश के अंदर शासन 10 साल के शासन काल में आंकड़े गवाह हैं, गरीब किसान के नहीं, खेत मजदूर के नहीं, कॉरपोरेट के 17,86,000 करोड़ रुपए आम जनता की बचत की कमाई, बैंकों का वो कर्जे माफ किए हैं 17,46,000 करोड़, हमने जो अपने इसमें लिखा है। दूसरी बात, इसी समय के ऊपर पेट्रोलियम पदार्थ अकेला महंगाई को बढ़ाने के लिए और जनता को लूटने के लिए और अपने यार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 28,33,000 करोड़ रुपए का अकेला पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तेल, पेट्रोल, गैस, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा करके मोदी की सरकार ने 9.5 साल में रेवेन्यू के रूप में कमाया है या देश की जनता को लूटा है। अब सवाल यही है, विकल्प का मैं अब चर्चा करूं, संक्षिप्त में कह लूं, जो सिरकबल खड़ी है ना अर्थव्यवस्था, जो या कह लो बीजेपी की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जो सिरकबल खड़ी है, वह पाए आगे बढ़ खड़ी करनी है। और मोटा विकल्प यूं है, ये रुपये, ये जो आज इसमें लिखा है, सिर्फ विकल्प यूं है कि आज क्राइसिस जो देश की अर्थव्यवस्था में जो पैदा हो गया, बेरोजगारी है रिकॉर्ड तोड़, 42% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं देश के। लोगों की परचेजिंग पावर खत्म होती जा रही है क्योंकि वेतन बढ़ नहीं रहे, रोजगार मैंने बताया घट रहे हैं लगातार, वेतन, वास्तविक मूल्य वेतन का मजदूरों का घटा है, खेती संकट में है, आत्महत्याएं रिकॉर्ड तोड़ है, 40 किसान खेत मजदूर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की खरीदने की क्षमता लगातार घटती गई है। यूं अगर देश आगे बढ़ाना है तो सीधी बात यह है कि कॉरपोरेट को पूजने की बजाय, उनको उनके कर्जे माफ करने की बजाय, उनके टैक्स कम करने की बजाय इस देश की जनता के हाथ में पैसे दे दो, उनकी आमदन बढ़ा दो, उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। कैसे होगा? यू सब कहने की बात है, हमने करके दिखाया है। विकल्प ऐसा सीमित संसाधन है। केरल के अंदर हमने, जो हमारी सरकार है, खेती के अंदर आज जो पूरा किसान आंदोलन जो मांग कर रहा है एमएसपी की, करके दिखावांगे। एक पहला काम तो हर देशभक्त का यूं है कि आज के मौजूदा समय पर बीजेपी को हराना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है ताकि देश बचे। दूसरी बात, जब तक कोई वैकल्पिक सरकार बन सके है, एक पार्टी की सरकार नहीं बने, मिली जुली बनेगी, उसमें हमारी जो भूमिका है वह मैं बता रहा हूं। केरल में एक विकल्प के रूप में है, वहां की एक राज्य की सरकार अगर अपने वहां के किसानों के लिए पूरे देश के एमएसपी से 1.5 गुना चावल की खरीदारी कर सकती है, सब्जियों का एमएसपी लागू कर सकती है, स्वास्थ्य का सारी दुनिया ने बताया, WHO बार-बार अवार्ड दे चुका है, सबसे बढ़िया व्यवस्था केरल के अंदर है, शिक्षा 1 नंबर पे है, खाद्य सुरक्षा का मॉडल है अपने आप में, सिर्फ 5 किलो दाने नहीं, सच्चाई तो यह है, आंकड़े का वहां झूठ नहीं है। आप देखो, खुद देखो, जो आप 5 किलो दाने करे, आपका बजट में खाद्य सुरक्षा के ऊपर बजट में कटौती की है। हमारा जो अधिकार है, कानूनी अधिकार नागरिकों का, वो अधिकार को खत्म किया है। बनाया था कानूनी अधिकार, उस अधिकार कानून के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति 2 रुपए के भाव पर राशन नहीं दिया जा रहा है। यूं मेहरबानी कायदेता रहेगी। एक होता है जनता को अधिकार, उसके अधिकार के तहत मिलना, और हमने पीडीएस को सीधे तौर पर ना सिर्फ किसानों को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक लागू करवाएंगे, पक्के तौर पर करके दिखाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये जब कहते हैं महंगाई बढ़ जाएगी, केरल के अंदर हमने किया कि पीडीएस तमाम जरूरत की चीजें कंट्रोल रेट पर लोगों को उपलब्ध करवाई जाएं, गरीब लोगों के लिए, तो पीडीएस को मजबूत करने की बात है। साथ ही ये जो आज जो बीमा के तहत जो चल रहा है, सारी की सारी, नाम तो फसल बीमा योजना, और मुनाफा हो रहा है कंपनियों का। यह सरकारी क्यों नहीं व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई जो भी फसल, क्योंकि इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं, पर्यावरण, पूरी दुनिया में जो स्थिति पैदा हुई है, हर फसल का कोई भी खराबा हो, तमाम फसलों का, तमाम किसानों को उसकी भरपाई की व्यवस्था पुख्ता सार्वजनिक तौर पर सरकार की तरफ से होनी चाहिए, कंपनियों के मुनाफे के लिए नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से बीमा जो स्वास्थ्य का करता रहे, देखो 5 लाख है, देखो 25 लाख है, ये सब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का है। हर सरकार की, हर राज्य की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों के प्रति
कि स्वास्थ्य देखभाल उसका कर्तव्य है। कोई बिना दवाई इलाज का मरना नहीं चाहिए। इसकी व्यवस्था हमने केरल में करके दिखाई है। 5 लाख का बीमा नहीं, ना 25 लाख का बीमा, गारंटी हर आदमी को संपूर्ण इलाज की, कोई बिना दवाई इलाज के नहीं रहना चाहिए। यह व्यवस्था करके दिखाई है और करके दिखाएंगे। शिक्षा, ये जो आज निजीकरण का और कोई नहीं है, नीति कुछ नहीं है, नई शिक्षा नीति, ये सांप्रदायिकीकरण और व्यापारीकरण का दस्तावेज है। 2 साल हो गए हरियाणा में चिट्ठी आवा है कि यूनिवर्सिटीज को ग्रांट नहीं देंगे आगे तक, या चिराग योजना और कुछ नहीं है, सरकारी स्कूल बंद करने की है, तो व्यापारीकरण प्राइवेटाइजेशन करने का है। और इससे बड़ी हमला इस देश पर और कोई नहीं है कि हमारे देश की आगामी पीढ़ी को पंगु बना दो दिमागी रूप से। उसमें सिलेबस की तमाम रैशनैलिटी, वैज्ञानिकता टोक है, ढूंढ के खत्म की जा रही है। हमारी जो इतिहास है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उस इतिहास को सांप्रदायिक, ये अंग्रेजा ने करा था यू काम, फूट डालो राजकुल की नीति। इतिहास को आज सांप्रदायिक आधार के ऊपर तोड़ मरोड़ के बालकन पढ़ाओ हैं। बोला भाई सावरकर चिड़िया के ऊपर बैठ कर घूमा था। साहित्य देखो आप इनकी बात। फिर साइंस के अंदर डार्विन की थ्योरी, उसको हटाया जा रहा है। आप देखिए टैगोर का, प्रेमचंद का, तमाम के तमाम मैथमेटिक्स भी बोला, कौन सा वैदिक मैथमेटिक्स, ये साइंस विरोधी हैं, जन्मते हैं। तो इस हिसाब से आज सवाल यह है कि शिक्षा के अंदर न सिर्फ सार्वजनिक सभी नागरिकों के लिए, जो हमारा संविधान कहता है इक्वलिटी, तो सबके लिए शिक्षा उपलब्ध करवाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, ये जिम्मेवारी है। उसके तहत 6% कम से कम शिक्षा के ऊपर जीडीपी का खर्च होना चाहिए, 5% स्वास्थ्य के ऊपर जीडीपी का खर्च होना चाहिए। कई भाई कहेंगे रुपये कितना होंगे। मैं जिस रिपोर्ट का हवाला दिया कि अभी एक ताजा रिपोर्ट जिसमें कहा 40% देश की दौलत के मालिक बन गया 1%, ऊपर के अमीर 1%, और जो जितने दौलत पैदा करी है 50% तले गरीब मजदूर किसान, उनके जिम्मे सिर्फ 3%। अब उसी रिपोर्ट में एक उदाहरण दिया है कि देश में जो खरबपति अरबपति पैदा हो गए हिंदुस्तान में, अगर सिर्फ 167 ऊपर के गिनती के, 140 करोड़ का देश है, ध्यान से सुने आप, 140 करोड़ के देश में 167 परिवारों पर अगर संपत्ति कर लगा दिया जाए सिर्फ 2%, सिर्फ 2%, 167 परिवार, मेरी रिपोर्ट नहीं, यह इंटरनेशनल रिपोर्ट है, सिर्फ 2% टैक्स लगाया जाए तो कितनी आमदन हवा, वो इतनी है कि पूरा केंद्र और राज्य सरकारों का जितना स्वास्थ्य पर खर्च होता है उसका 1.5 हो जाए, यानी कि उसका 50%। यू पैसा अगर 2% भी 167 परिवारों पर लगा दिया जाए, अगर 2% भी लगा दिया जाए तो स्वास्थ्य के ऊपर देश में आज जो खर्च हो रहा है उसका 1.5 गुना खर्चा उपलब्ध करवाया जा सकता है। आंकड़े ही बताया भाई, और रिपोर्ट ये मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट मैं बता रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, इसका जवाब दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमी, भाई घोषणा पत्र देकर जाऊंगा और इसमें पढ़ लिए और रेफर कर रखा है हमारे। अब आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए, अब यू जो अर्थशास्त्री है पिकेटली, ये कई अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बैठे हैं, या जो रिपोर्ट है एक्सपर्ट की जिसका मैंने रेफरेंस दिया, मैं प्लीज सुन लो, प्लीज राब भाई प्लीज यार, मैं कह रहा हूं सारा विकल्प का तोड़ इसमें है। जो मैं कह रहा हूं शर्का पर खड़ी है, का खड़ी करनी है। मैं कह रहा हूं अंदाजा लगाओ, सिर्फ 167 की तो मैंने बता दी परिवारों की, 1% जो 40% संपत्ति के मालिक हैं, 40% संपत्ति के मालिक देश में, अगर इस 1% सुपर अमीर
उनके ऊपर अगर संपत्ति कर 2% लगा दिया जाए तो इस देश में क्या बनेगा? शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, जो हम कह रहे हैं 20 बच्चों पर एक मास्टर स्कूलों के अंदर लगा दिया जाए, तमाम जगहों के ऊपर आपके गांव तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा दी जाए, कितने रोजगार पैदा होंगे और देश के विकास का, क्योंकि देश सबसे जवान देश है दुनिया का, सबसे बड़ी पूंजी है या इसने अगर विकसित कर लिया, हमारे अगर बच्चों को हम पढ़ा दें उनको, भाई सुनो प्लीज, इससे बड़ी पूंजी दुनिया में कोई नहीं है। जो आज ये कांग्रेस वाले और डरा रखे हैं मोदी ने, उसके ऊपर सफाई देनी, हम साफ तौर पर कह रहे हैं विरासत कर क्यों नहीं लगनी चाहिए। ये जो आज अंबानी अडानी जैसे प्री वेडिंग शादी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, भाई इनके ऊपर यूं बताओ विरासत कर, यूं नहीं आम आदमी की महज खोल लेंगे, फलाना कर लेंगे। मैं सीधा कह रहा हूं 1% गिनती कर लो, 1% आज ऊपर के देश के, इनके ऊपर विरासत कर क्यों नहीं लगना चाहिए। जो लाखों करोड़ की आबादी संपत्ति जिनके पास है, जिनके बड़कन करा कुछ नहीं उनका नाम हो जाएगी, इनका विरासत कर क्यों नहीं लगना चाहिए। 2% भी विरासत कर उन पर लग जाए, 2% मैंने कहा वेल्थ टैक्स लग जाए, तो यूं दौलत देखो आप, खेती बाड़ी पर 2 गुना बजट हो जा, रिसर्च खेती पर होनी चाहिए। आज ये मल्टीनेशनल कंपनी का भरोसा कर रखा सबके में, बीज भी उनमें के, खाद भी उनकी, दवाइयां भी उनमें की, कोई एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं बची है। खेती बाड़ी 50% से ज्यादा आबादी है, अगर उसमें आमदन बढ़ जा, अगर किसान को उसके लागत खर्चे घट जाए, बीज खाद दवाई वगैरह वगैरह उनको उनके भाव मिल जाए, और इसके साथ साथ गांव में कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देकर, जो केरल में हमने किया है, अगर कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देकर गांव की मार्केट खड़ी की जाए, गांव में रोजगार पैदा किया जाए, यह चीज भंडारण गांव में हो जाए, जो पैदा करे खेती में उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, उसकी वैल्यू एडिशन हो सकती है, पैकेजिंग हो सकती है, मार्केटिंग की, ये सभी कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं बन सकती। भारत थी पहले सोसाइटी, आकृति क्रेडिट सोसाइटी गांव की, उनको सबको स्ट्रेंथन करते हुए ये सब चीजें की जा सकती हैं। रोजगार एक संवैधानिक अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। ये जो नौकरियां, आज कैरेक्टर बदल दिया टोटल, नौकरियां कच्ची हैं और पक्की व्यवस्था कर दी कच्ची नौकरी की, आगे तो पक्की मिलेगी नहीं। यू कौशल रोजगार निगम वो है क्या, जो हमारे हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम, और क्या है हमारे बेटा बेटी नौजवानों को बाकायदा शोषण की भट्टी में, किसके लिए लेबर कानून किसके लिए रद्द किए गए, पूछो सोचो। ये एम्प्लॉयर्स नियोक्ता मन मर्जी से जितना चाहो 10 घंटे काम लो, जितना वेतन दे दो, कोई सुरक्षा नहीं है। ये कानून श्रमिकों के बहाल होंगे और मजबूत होंगे, जवाबदेही हर जगह होनी चाहिए। नकेल देश में मोनोपोली हर जगह, आज मोनोपोली मीडिया पर है, अर्थव्यवस्था पर, तो राजनीति पर भी मोनोपोली होगी। राजनीति आज खरीदी जा चुकी है। ये इनके आज एक लीगलाइज कर दिया, तो कोर्ट ने बता दिया करप्शन को, पॉलिटिकल करप्शन को कैसे लीगलाइज किया गया था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड और क्या धंधा था, फिरौती है, रुपये दो यानी कि रिश्वत, चंदे के नाम पर रिश्वत लो और काम लो। और तीसरा यह है काला धंधा, फर्जी कंपनियां, आज जांच नहीं होनी चाहिए। वो कंपनियां जिनकी खुद लागत नहीं है इतनी, उससे कई गुना ज्यादा चंदा दे रहे हैं, जिनका खुद का मुनाफा नहीं है उससे कई गुना ज्यादा चंदा दे रहे, कितना है वो पैसा, कहां है वो। इन सब की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। ये पीएम केयर फंड, इनकी कोई क्यों कह दो, कोई सोशल एडिटिंग नहीं, ना कोई जवाबदेही। पीएम केयर फंड कितना रुपया आया, कड़े खर्च हुआ, कोई ऑडिट नहीं। कहे प्राइवेट ट्रस्ट है, प्राइवेट प्रधानमंत्री चेयरमैन है, पैसा तो जागा है लेकिन नहीं उसके अंदर हो रहा। यह बिल्कुल करप्शन का धंधा है जो किया गया है, और इस आधार के ऊपर तमाम के तमाम ये कानून जो बनाए गए हैं, परिभाषा बोलते थे जी बाहर में बैठे आप, अब तक अपने देश में यह था कि कोई भी आदमी जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता वो निर्दोष है। आड़ा उल्टा कर दिया, जब तक उसको निर्दोष सिद्ध नहीं होता वो दोषी रहेगा, पकड़ के भीतर कर दो। 6 साल में अभी सोमा सेन, आप देखियो, अपंग अपाइज प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र नेता, क्या क्या नहीं, जो आज जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जमानत तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज, उनके नेता, ईडी, सब के ऊपर आज इस तरह से जो एक पूरी तरह से कभी देखा था थोक में एमपीज को सस्पेंड कर दो, बिना बहस के कानून बन जाए देश के अंदर, और वो भी बुनियादी क्रिमिनल कोड, सब न्याय संहिता सब बदल दी, कोई डिस्कशन नहीं है। ये तमाम की तमाम अपने सामने है, इसलिए थोड़े का एक ज्यादा समझो। आज संकट हमारे पुरखों की दी हुई दौलत है, उसको बचाना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, और इसमें आने वाले समय में बुनियादी
बुनियादी तौर पर विकल्प हमें खड़े करने पड़ेंगे। डिटेल इसके अंदर हमने की है। आप में से कुछ सवाल होंगे तो मैं उसके बारे में और चर्चा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।